स्टेम सेल थेरेपी एक्सपेरिमेंट्स की गई हैं। रिजल्ट्स कई जगहों पर बहुत अच्छे भी आए हैं, जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड से भी स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है आफ्टर द बेबी इज़ बॉर्न। कहीं भी जाएं, पाकिस्तान, इंडिया या यूएसए या फिर कहीं भी दुनिया में, और अगर आप अपने बच्चे के लिए इंटरेस्टेड हैं स्टेम सेल थेरेपी में, तो प्लीज़ अपना होमवर्क लाजमी करके जाएं। लाजमी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आप 1, 2, 3 या कितने भी अपॉइंटमेंट्स आपने रखने हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हेक्सा। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मुझे बात करनी है स्टेम सेल थेरेपी के बारे में। मैं बहुत अरसे से सोच रही थी कि मैं स्टेम सेल थेरेपी के बारे में बात करूंगी। कई जगहों पे प्रैक्टिस भी की जा रही है, पाकिस्तान में, इंडिया में और यूएसए में, और बहुत सारी जगहों पे प्रैक्टिस की जा रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी वाइडली पॉपुलर नहीं है, एक्सपेरिमेंटल स्टेजेस में है। लेकिन बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं उसके, और बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट्स हैं जो कि बहुत सारे पेरेंट्स को बहुत सारी होप्स दे देती है, बहुत कहीं ना कहीं होप पैदा कर देती है। और क्योंकि देखें, कोई भी पेरेंट है जिनके बच्चों को ऑटिज़म है या ADHD है या स्लो लर्नर है, या बच्चे कहीं ना कहीं को स्पीच के इश्यूज़ हैं या न्यूरो डाइवर्जेंट हैं अगर बच्चे, तो बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो कोशिश यही करते हैं कि किसी भी तरीके से अगर हम उस तक पहुंच पाएँ या उसकी इन्फॉर्मेशन ले पाएँ या उसके बारे में हमें कुछ भी पता चल सके तो वो पता लग जाए, ताकि हम अपने बच्चे के लिए उस ट्रीटमेंट को इनिशिएट करें या उस ट्रीटमेंट की तरफ जा सकें। तो आज की मेरी वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं स्टेम सेल थेरेपी के बारे में अच्छी तरीके से आप सबको समझा सकूँ और जो भी पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर सकूँ। और मैं चाहती हूँ कि इतने आम और सादा अल्फाज में मैं अपनी बात करूँ, ताकि मैं उन लोगों को भी एड्रेस कर सकूँ जिनको शायद दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है कि स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है और ये किस तरीके से की जाती है। अगर तो हम स्टेम सेल थेरेपी की तरफ जाएँ तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको मेरी बात पूरी तरीके से समझ में आए। अगर अब तक आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और इसी तरह के डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाती रहूँ। पहले तो मैं उन लोगों को एड्रेस करना चाहती हूँ जिनको बिल्कुल भी नहीं पता स्टेम सेल क्या है या ये थेरेपी क्या है या ये किस तरीके से वर्क करती है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्टेम सेल्स होते क्या हैं। स्टेम सेल्स एक ऐसे ख़ास तरह के सेल्स होते हैं जिनके पास ये खसूसियत होती है कि वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं दूसरे कई तरह के सेल्स में। जैसे कि हमारी बॉडी में 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, जिनमें ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स और मसल सेल्स होते हैं। तो इनके पास ये खासियत होती है कि अगर तो हमारी बॉडी के किसी हिस्से में कोई भी सेल्स डैमेज हैं या जिनको रिपेयर की ज़रूरत है, या कहीं पर कोई सेल्स जो है वो हमारे एबनॉर्मल हो रहे हैं, तो इनके पास ये खसूसियत होती है कि ये उस हिस्से में डिवाइड होकर अपने आप को, अपनी प्रॉपर्टीज़ चेंज करके उन डैमेज सेल्स की प्रॉपर्टी में चेंज कर दें। या फिर मैं आम अल्फाजों में कहूँ तो इनके पास ये खासियत होती है कि ये अपने आप को उन डैमेज सेल्स की जगह पर रिजेनरेट कर लेते हैं, ताकि बॉडी का हीलिंग सिस्टम वर्क कर सके। इनकी यही खासियत इनको दूसरे सेल से मुनफरिद करती है, और इसीलिए ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में, हीलिंग में और डैमेज टिश्यू सेल्स की रीजनरेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होते हैं। उम्मीद है अभी तक आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि स्टेम सेल्स क्या होते हैं और ये किस तरीके से हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। अब सवाल ये आता है कि स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है और ये किन किन जगहों पे की जाती है या किन किन एरियाज़ में की जाती है, किन किन मेडिकल कंडीशंस में स्टेम सेल थेरेपी जो है वो मदद कर सकती है। सबसे पहले ये बात करते हैं कि स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है। स्टेम सेल थेरेपी में स्टेम सेल्स को प्रमोट किया जाता है हमारी बॉडी में जो भी डैमेज या डिजीज्ड सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करें या रिप्लेस करें या रिजेनरेट करें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि स्टेम सेल्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो दूसरे कई सारे सेल्स की तरीके से अपने आप को चेंज कर लें या रिजेनरेट कर लें या रिपेयर करने में काम आ सकें। तो होता क्या है कि स्टेम सेल थेरेपी में जब स्टेम सेल थेरेपी की जा रही होती है तो बेसिकली उनका जो टारगेट होता है वो यही होता है कि हमारी बॉडी में जहाँ भी डैमेज या डिजीज़ सेल्स हैं उनको टारगेट करें। कहीं भी अगर इंजरी है या कोई डैमेज है, स्टेम सेल थेरेपी के ज़रिए वो ठीक हो सके या वो रिपेयर हो सके। अब सवाल ये आ जाता है कि स्टेम सेल थेरेपी जो है वो किन किन एरियाज़ में कहाँ कहाँ प्रैक्टिस की गई है। तो 4 मेडिकल कंडीशंस हैं जिनमें स्टेम सेल थेरेपी वाइडली पॉपुलर है, जिसमें नंबर 1 न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, नंबर 2 ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, नंबर 3 आई थिंक हार्ट डिजीज़ हैं, और नंबर 4 ऑर्थोपेडिक कंडीशंस हैं। तो इन 4 एरियाज़ में स्टेम सेल थेरेपी एक्सपेरिमेंट्स की गई हैं। रिजल्ट्स कई जगहों पर बहुत अच्छे भी आए हैं। नंबर 3 पर सवाल ये आता है कि स्टेम सेल्स कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो 3 सोर्सेस होती हैं स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट करने की।
जिसमें नंबर 1 होती है बोन मैरो एक्सट्रैक्शन, नंबर 2 होती है ब्लड के ज़रिए स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और नंबर 3 है जिसमें फ़ैट टिश्यूज़ में से स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक और तरीका है जिसमें अम्बिलिकल कॉर्ड से भी स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है आफ्टर द बेबी इज़ बॉर्न। जब अम्बिलिकल कॉर्ड कट की जाती है तो माना जाता है कि वो जो अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड होता है वो रिच क्वांटिटी में स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि कंपनीज उनको भी लेकर स्टोर कर लेती हैं और फिर सर्टेन प्रोसेस से गुजारने के बाद उसमें से स्टेम सेल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उस ब्लड से भी स्टेम सेल थेरेपी जो है वो की जाती है। अब आ जाते हैं कि ऑटिज़म में स्टेम सेल थेरेपी जो है वो किस तरीके से की जा रही है। तो यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मुझे नहीं पता कि दूसरे कंट्रीज़ में किस तरीके से स्टेम सेल थेरेपी दी जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में मेरे 3 से 4 सेंटर्स में बात हुई है। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कराची से है तो मैं कराची में पूछ चुकी हूँ, और एक मैंने लाहौर में पूछा था और एक इस्लामाबाद में भी पूछा था। तो यहाँ पर जो हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिस की जा रही है वो अम्बिलिकल कॉर्ड से ही प्रैक्टिस की जा रही है। अम्बिलिकल कॉर्ड के ज़रिए ही बच्चों को जो है वो उस ब्लड को सर्टेन प्रोसेस से गुजारने के बाद फिर बच्चों को आईवी के थ्रू स्टेम सेल थेरेपी दी जा रही है। तो जब मेरी वहाँ बात हुई है तो उन्होंने मुझे यही कहा है कि हमारे यहाँ 70 to 80% सक्सेस रेट है। तो मेरा पहला सवाल उनसे ये था कि देखिए आप लोग जो अम्बिलिकल कॉर्ड यूज़ कर रहे हैं वो प्रेजर्वेटिव्स वाली है, राइट? तो व्हाट इफ़ द चाइल्ड इम्यून सिस्टम्स रिजेक्ट। उन्होंने मुझे इस बात का जवाब ये दिया कि ऐसा होता नहीं है और इसका फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है। तो वहाँ मुझे शायद अंदाज़ा हुआ कि ये कोई स्टाफ मेंबर है और शायद इनको आइडिया नहीं है कि अगर खुदा ना खास्ता बच्चे का इम्यून सिस्टम उस चीज़ को रिजेक्ट कर दे तो क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं बच्चे को या उसके पेरेंट्स को। तो मेरी तमाम तर पेरेंट्स से रिक्वेस्ट यही है कि कहीं भी जाएँ, पाकिस्तान, इंडिया या यूएसए या फिर कहीं भी दुनिया में, और अगर आप अपने बच्चे के लिए इंटरेस्टेड हैं स्टेम सेल थेरेपी में तो प्लीज़ अपना होमवर्क लाजमी करके जाएं। लाजमी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आप 1, 2, 3 या कितने भी अपॉइंटमेंट्स आपने रखने हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास या जो भी सर्जन है वहाँ पर मौजूद, उसके साथ ही मैंने अपने बेटे के लिए स्टेम सेल थेरेपी नहीं कराई है। हो सकता है इन फ्यूचर मेरा ये प्लान हो, लेकिन अगर मैं स्टेम सेल थेरेपी की तरफ गई भी तो मेरी कोशिश यही होगी कि उसको जो भी स्टेम सेल्स लगें वो उसी के ब्लड के थ्रू लगें, ताकि इस चीज़ का कोई रिस्क ही ना रहे कि उसका इम्यून सिस्टम उस चीज़ को रिजेक्ट कर देगा। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिस पे बच्चों को मेडिकेशन दी जाती है कि उनका इम्यून सिस्टम उस चीज़ को रिजेक्ट ना करे। लेकिन जब मेरे पास एक चीज़ का हल है तो फिर मैं क्यों अपने बच्चे को मेडिकेशन पे डालूँ या मैं क्यों दूसरे तरीके अपनाऊँ। अगर एक चीज़ का हल है और जो चीज़ मैं पढ़ रही हूँ जिसमें मुझे दिख रहा है कि उसमें मेरे बच्चे को कम से कम नुकसान है, या अगर उसका फ़ायदा नहीं होगा तो कम से कम नुकसान भी नहीं होगा, तो मैं कम से कम उसी तरफ जाऊँगी। तो मैं इसीलिए बार बार सारे पेरेंट्स को यही कहती हूँ कि आप कोई भी ट्रीटमेंट करें, चाहे वो उसमें अपने बच्चे के लिए होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हों, चाहे स्टेम सेल्स ले रहे हों, चाहे मर्ट ले रहे हों या चाहे कोई और सा ले रहे हों, तो प्लीज़ अपना होमवर्क ज़रूर करें, अपनी आंखें खुली रखें, अपने बच्चे के लिए कोई भी चीज़ डेस्परेटनेस में ना करें या जल्दबाजी में ना करें। पहले उस चीज़ को प्रॉपर देखें, पढ़ें और उसके बाद उस चीज़ की तरफ जाएं, क्योंकि ये छोटी छोटी हमारी जल्दबाजियाँ या गलतियाँ कभी कभार हमें मुश्किलात की तरफ ले जाती हैं। और किसी भी स्पेशल बच्चे के माँ बाप या किसी भी ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट्स ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो मज़ीद मुश्किलात में जाएँ। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।